कक्षा 9 हिंदी संचयन पाठ 2 स्मृति। लेखक श्री राम शर्मा। पाठ प्रवेश। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की उस घटना का वर्णन करता है जब वह केवल 11 साल का था और उसके बड़े भाई ने उससे कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियों को डाकघर में डालने के लिए भेजा था और उसने गलती से वो चिट्ठियां एक पुराने कुएं में गिरा दी थीं। उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकालने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां हुई, उन सभी का जिक्र यहाँ किया गया है। लेखक यहाँ ये भी समझाना चाहता है कि बचपन के वो दिन कितने खास थे और वो उन दिनों को बहुत याद करता है। पाठ की संपूर्ण व्याख्या। लेखक 1908 में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है। यहाँ लेखक को सही से याद नहीं है कि वह जिस घटना का जिक्र कर रहा है वह कब घटी, इसलिए लेखक कहता है कि वह समय या तो दिसंबर का आखिर होगा या जनवरी का प्रारंभ। उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी, इसी कारण ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। लेखक कहता है कि शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ पास के ही जंगल में झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से ही घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के मन में अपने बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था, इसलिए वह उदास सा घर की ओर चल रहा था। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कौन सी गलती हो गई है जो उसके भाई साहब ने उसे इस तरह घर बुलाया है। डरते डरते लेखक घर में घुसा। उसे डर था कि बेर खाने के अपराध में ही कहीं उसकी खबर न ली जाए। परंतु जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को चिट्ठियां लिखते पाया तब उसके मन से पिटने का डर दूर हो गया। जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर में स्थित डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही उनकी चिट्ठियां निकल जाएं ताकि ये चिट्ठियां जल्दी ही वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें भेजा जाना है, क्योंकि वे बहुत ज़रूरी थी। लेखक और उसका छोटा भाई जब चिट्ठियां डालने जा रहे थे तब सर्दियों का मौसम तो था ही, साथ ही ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कंपकंपी भी लग रही थी। लेखक कहता है कि हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डी तक में सिहरन महसूस हो रही थी, इसलिए लेखक और लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांधा। लेखक की मां ने भुनाने के लिए चने एक धोती में बांध कर दे दिए। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। लेखक कहता है कि उस समय उस बबूल के डंडे से उसको इतना प्यार था जितना आज के समय में राइफल से भी नहीं होगा। लेखक कहता है कि उसने न जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से हर साल उस डंडे की सहायता से न जाने कितने आम तोड़े जाते थे। इसी कारण से लेखक को अपना वह गूंगा डंडा भी सजीव सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे उस डंडे में लेखक की जान हो। प्रसन्न चेहरे के साथ दोनों भाई मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया था, क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी। लेखक कहता है कि वो और उसका छोटा भाई उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से कुछ दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। लेखक कहता है कि कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी भी नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, लेखक को सांप के कुएं में होने का पता 2 महीने पहले से था। लेखक कहता है कि बच्चे तो नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली पूरी तरह बंदर टोली कही जाती थी। अपनी टोली की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहता है कि एक दिन लेखक और उसकी टोली स्कूल से लौट रही थी कि उनको कुएं में पंजे के बल उचक कर झांकने की सूझी।
सबसे पहले कुएं में झांकने वाला लेखक ही था। लेखक ने कुएं में झांककर एक पत्थर फेंका क्योंकि उनको जानना था कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसकी आवाज़ को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज़ की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिरा, वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए लेखक और लेखक की टोली के सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे हैरान हो गए जैसे हिरणों का खेलता हुआ समूह अपने बहुत नज़दीक किसी कुत्ते के भौंकने से हैरान हो जाता है। उसके बाद लेखक और लेखक के सभी साथियों ने उछल उछल कर एक एक पत्थर कुएं में फेंका और कुएं से आने वाली क्रोध भरी फुसकार को सुनने में लग गए। लेखक कहता है कि गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और उसके साथी हर दिन अब कुएं में पत्थर डालने लगे। लेखक सबसे आगे भागकर जाता था और अपनी टोपी को एक हाथ से पकड़ता और दूसरे हाथ से पत्थर फेंकता था। लेखक कहता है कि अब यह उनकी रोजाना की आदत सी बन गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना लेखक उस समय बहुत बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही लेखक और उसका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले, लेखक के मन में कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुसकार सुनने की इच्छा जाग गई। लेखक कुएं में पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे हिरन के बड़े बच्चे के पीछे छोटा बच्चा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर तो बिजली सी गिर पड़ी क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को ये भी याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं, क्योंकि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। चिट्ठियों का टोपी से गिरना ऐसे लगा मानो लेखक की जान ही निकल गई हो। उस समय लेखक की स्थिति ऐसी थी जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली लगने से निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। चिट्ठियों के गिरते ही लेखक ने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी ठीक वैसे ही मारा था जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में लेखक स्वयं झटके के कारण कुएं में गिरते गिरते बचा। लेखक कहता है कि कुएं की सीढ़ी पर बैठे लेखक का छोटा भाई और लेखक रो रहे थे। छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और लेखक चुपचाप आंखें भर कर रो रहा था। जैसे पतीली में उफान आने से ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है, लेखक की आंखों से भी आंसू उसी तरह टपक रहे थे। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने का भय और घबराहट से रोने का उफान आता था। लेखक की पलकें उसके भीतरी भावों को रोकने का प्रयास कर रही थीं, परंतु उसके गालों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। उस समय लेखक को मां की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी मां आए, उसे छाती से लगाए और लाड़ प्यार करके ये कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिख ली जाएंगी, रोने की कोई जरूरत नहीं। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दे और घर जाकर यह झूठ कह दे कि वे दोनों चिट्ठी डाल आए हैं, पर उस समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक को यह भी पता था कि घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी, अर्थात बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। मार के ख्याल से लेखक का शरीर ही नहीं, मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा लेखक चुपचाप बैठकर सिसकियां ले रहा था। इसी सोच विचार में कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, 15 मिनट बीत गए। लेखक और उसके छोटे भाई को देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा लगातार बढ़ता जा रहा था। लेखक कहीं भाग जाना चाहता था, परंतु पिटने का भय और जिम्मेदारी की दोधारी तलवार सिर पर लटक रही थी। अर्थात लेखक न तो सच बोलकर पिटना चाहता था और न ही झूठ बोलना चाहता था। लेखक दोनों तरफ से फंस गया था। लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं।
लेखक की परेशानी भी दूर हो गई क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था। ये बहुत ही भयानक निर्णय था क्योंकि नीचे कुएं में भयंकर काला सांप था। परंतु लेखक कहता है कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी चीज से क्या भय। मूर्खता से या बुद्धिमत्ता से यदि कोई किसी काम को करने के लिए मौत का रास्ता ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार की किसी भी परेशानी से भिड़ने को तैयार हो जाता है। फिर उसका उसे क्या फल मिलेगा, इस बात की चिंता नहीं रहती क्योंकि इंसान जो भी करे फल की इच्छा न करे, क्योंकि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अर्थात आपकी मेहनत का फल भगवान आपको देते हैं, न कि आप खुद ले सकते हैं। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए लेखक विष को धारण करने वाले सांप से भिड़ने को तैयार हो गया। लेखक ने निश्चय कर लिया था। लेखक को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसकी मौत भी हो सकती है अथवा वह सांप से बचकर दूसरा जन्म भी ले सकता है। परंतु लेखक को यह विश्वास था कि वह डंडे से सांप को पहले मार देगा, फिर चिट्ठियां उठा लेगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बलबूते पर लेखक ने ठान लिया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकाल लाएगा। लेखक कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह जरूर सांप के काटे जाने से मर जाएगा। यद्यपि वह शब्दों से कुछ नहीं कह रहा था, बस वह रोए जा रहा था। लेखक कहता है कि सच में मौत जिंदा और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। यहाँ लेखक सांप की बात कर रहा है, परंतु उस नग्न मौत से अर्थात सांप से आमने सामने होने के लिए लेखक को भी नग्न होना पड़ा। लेखक का छोटा भाई भी नंगा हुआ क्योंकि लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी और उनके पास अपने कपड़ों को ही रस्सी बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक धोती लेखक की, एक छोटे भाई की, एक वह जिसमें लेखक की मां ने चने बांधे थे, दो वह जो ठंड से बचने के लिए कानों से बंधी हुई थी, सब मिलाकर 5 धोतियां थीं। उन सबको और कुछ कुएं के पास पड़ी रस्सी को मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। लेखक और उसके भाई ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें पक्की है या नहीं। लेखक और उसके भाई ने अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। फिर लेखक ने धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डैंग अर्थात वह लकड़ी जिस पर कुएं से पानी खींचने के बर्तन को बांधा जाता है, उसके चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। लेखक का छोटा भाई केवल 8 साल का ही था, इसीलिए धोती को डैंग से पक्का करके बांध दिया और तब लेखक ने अपने भाई को रस्सी खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि लेखक कुएं में पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण ये था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय उसको सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था। सांप को मारना लेखक को बाएं हाथ का खेल लगता था, यानी सांप को मारना लेखक बहुत आसान समझता था। लेखक कहता है कि जब वह कुएं में उतर रहा था और जब कुएं के धरातल से वह 4-5 गज ऊपर होगा, तब लेखक ने ध्यान से नीचे देखा। लेखक ने जो देखा उसे देखकर लेखक हैरान हो गया। कुएं में सांप अपना फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप की पूंछ और पूंछ के समीप का भाग ही पृथ्वी पर था, बाकी का आगे का आधा भाग हवा में ऊपर उठा हुआ था और लेखक कहता है कि वह सांप लेखक के नीचे आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। धोती के नीचे डंडा बंधा था, जो लेखक के उतरने की गति से इधर उधर हिल रहा था। शायद उसी के कारण लेखक को उतरते देख सांप घातक चोट करने के आसन पर बैठा था, अर्थात फन फैलाए लेखक को डसने के लिए तैयार बैठा था। लेखक कहता है कि सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी तरह ये कुएं का सांप भी तैयार बैठा था।
उसका शत्रु लेखक उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। लेखक कहता है कि धोती को उन्होंने डैंग से बांधा था, जिसके कारण वह कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और लेखक को कुएं के धरातल के बीचों बीच उतरना था। इसका अर्थ था कि लेखक को सांप से 1.5-2 फुट से भी कम की दूरी पर पैर रखना था, और इतनी दूरी पर तो पैर रखते ही सांप आसानी से लेखक को चोट पहुंचा सकता था। लेखक हमारी जानकारी के लिए कहता है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह मुश्किल से 1.5 गज से अधिक नहीं होता। ऐसी दशा में कुएं में लेखक सांप से अधिक 4 फीट की दूरी पर रह सकता था, वह भी ऐसी स्थिति में जब सांप लेखक से दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो लेखक को कुएं के बीच में ही था, क्योंकि लेखक का साधन यानी उनके द्वारा बनाई गई वह धोती की रस्सी बीचों बीच लटक रही थी। लेखक कहता है कि ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, सांप को मारने के लिए कुएं में उतरना ही था। लेखक इतना थक गया था कि थकावट के कारण ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक लेखक ने अपने शत्रु यानी सांप को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि वह ऐसा निश्चय कर भी लेता तो भी वह कुएं के धरातल पर उतरे बिना ऊपर कैसे चढ़ सकता था। इसी कारण लेखक के पास जब दूसरा कोई उपाय न रहा तो वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। एक इंच ज्यों लेखक नीचे उतरता जा रहा था, त्यों लेखक का ध्यान सांप की हरकतों की ओर बढ़ता जा रहा था। लेखक को एक उपाय सूझा। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए ही अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस मिट्टी पर मुंह मारकर हमला किया। लेखक के पैर भी दीवार से हट गए और लेखक की टांगें कमर से लटकती हुई समकोण बनाने लगी। इससे लेखक को यह फायदा हुआ कि लेखक को सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक ने झूलकर अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और उछलकर अपने शत्रु के सामने कुएं की दूसरी ओर धरातल पर खड़ा हो गया। लेखक और सांप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं। ऐसा लग रहा था शायद वे एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। लेखक कहता है कि सांप को आंखों द्वारा सुनने वाला कहा जाता है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते। लेखक कहता है कि उस स्थिति ने वह स्वयं भी आंखों से सुनने वाला हो रहा था, क्योंकि उसकी बाकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अन्य इंद्रियों ने मानो दया करके अपनी सारी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर लेखक की आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। ऐसा लग रहा था शायद वह लेखक के आक्रमण का इंतजार कर रहा था, पर जिस विचार और आशा को लेकर लेखक ने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आसमान के फूल जैसा लग रहा था, यानी वह काम अब लेखक को असंभव लग रहा था। लेखक यहाँ कहता है कि कभी कभी मनुष्य के द्वारा लगाया गया अनुमान और पहले से बनाई गई योजनाएं कितनी झूठी और उल्टी निकलती हैं। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। लेखक कहता है कि जब उसने सांप को साक्षात अपने सामने देखा तो उसने उसे मारने की अपनी योजना और आशा को असंभव पाया, क्योंकि कुएं के नीचे सांप को मारने के लिए डंडा चलाने हेतु पूरी जगह ही नहीं थी। लेखक कहता है कि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए होती है जिसमें वे घुमाए जा सकें। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह सांप पलटकर जरूर काटता, और अगर हिम्मत करके लेखक फन को दबा भी देता तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को वह कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां सांप के पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक लेखक की ओर थी। लेखक तो चिट्ठियां लेने ही कुएं में उतरा था। लेखक और सांप दोनों ही अपनी अपनी स्थितियों पर डटे हुए थे। लेखक को उस स्थिति में खड़े खड़े 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से 2 महारथी डटे थे, पर लेखक सांप के सामने कमजोर पड़ रहा था। लेखक सोच रहा था कि कहीं सांप उस पर झपट पड़ा तो वह क्या करेगा। ज्यादा से ज्यादा उसे पकड़कर कुचलकर मार देगा,
पर वह सांप तो ऐसे तरल विष से भरा था जिसका वार खाली नहीं जा सकता, और अगर लेखक उसे मारने या कुचलने की कोशिश भी करता तो वह उस विष को लेखक के शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ लेखक को भी मार डालता। अब तक सांप ने कोई वार नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना सही भी नहीं था। अब लेखक के मन में प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप में आक्रमण किया तो लेखक के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेखक के पास केवल एक कुर्ता था और दूसरा कोई कपड़ा नहीं था जिससे वह सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ सके। लेखक के पास मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये ही दो रास्ते थे। इसलिए लेखक कहता है कि पहला तो लेखक की शक्ति के बाहर था। मजबूर होकर लेखक को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। लेखक कहता है कि जैसे ही उसने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया, वैसे ही सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप की फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। लेखक के हृदय में कंपन हुई और ऐसा लगा जैसे उसके हाथों ने उसकी आज्ञा न मानी हो, क्योंकि सांप के हमले से उसके हाथ से डंडा छूट पड़ा। लेखक डर के कारण न जाने कितना ऊपर उछल गया। वह जानबूझकर नहीं उछला था, बल्कि अचानक हमले से चौंककर उछल गया था। जब लेखक उछल कर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह पीव और कुछ नहीं बल्कि विष था। ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने ऐसा करके मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया था, पर लेखक को तो उसकी योग्यता पर पहले ही से कोई शक नहीं था। उस सर्टिफिकेट की लेखक को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सांप ने लगातार फूंक-फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। लेखक कहता है कि वह डंडा पहली बार इस तरह अपमानित हुआ था क्योंकि इससे पहले उसने बहुत से सांप मारे थे, या शायद वह सांप का मजाक उड़ा रहा था कि उसे सांप के विष से कोई असर नहीं पड़ रहा। उधर ऊपर फूं और लेखक के उछलने और फिर वही धमाके की आवाज़ से लेखक के छोटे भाई ने समझा कि लेखक का काम समाप्त हो गया और भाई का नाता फूं और धमाके में टूट गया। यानी लेखक के भाई को लगा कि लेखक की सांप के काटने से मौत हो गई है। लेखक को सांप के काटने से होने वाले दर्द और लेखक से बिछुड़ जाने के ख्याल से ही छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का लगा। भाई के प्यार के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, अर्थात वह बहुत अधिक डर गया। लेखक कहता है कि छोटे भाई का डर बेवजह नहीं था, क्योंकि यदि सांप ने वार डंडे पर न करके लेखक पर किया होता तो सच में लेखक स्वर्ग से धार गया होता, पर सांप की उस फूंफू और धमाके से लेखक का साहस कुछ हद तक बढ़ गया था। लेखक ने दोबारा फिर से उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और इस बार वह डंडे से चिपट ही गया। लेखक के हाथ से डंडा इस बार छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से लेखक ने उसे अपनी ओर खींच लिया था, और जब सांप गुलाटी मार रहा था तो उसका पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। लेखक को सांप बहुत ही ठंडा लगा। लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। लेखक कहता है कि यदि कहीं सांप का दूसरा वार पहले होता तो उछलकर लेखक सांप पर गिरता और शायद वह न बचता, लेकिन लेखक कहता है जब किसी के हक में जीवन लिखा होता है तब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हजारों रास्ते बचने के निकल ही आते हैं। लेखक अपने आप को सांप के वार से बचने को दैवीय कृपा मानता है। जब लेखक ने डंडे के अपनी ओर खींचा तो लेखक और सांप की स्थिति बदल गई। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के किनारे में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। लेखक को डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सांप डंडे पर खुलकर धरना देकर बैठा था। इस बार जीत तो लेखक की हो चुकी थी, पर वह अपना हथियार गंवा चुका था।
यदि आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लेखक ने सांप की दाईं ओर फेंकी और वह मिट्टी पर झपटा। तभी लेखक ने मौका देखकर दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में सांप ने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो लेखक के पैर में उसके दांत गड़ गए होते और शायद लेखक वहीं ढेर हो जाता। लेखक कहता है कि चिट्ठियां हासिल करने के बाद अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फीट ऊपर चढ़ना लेखक से अब नहीं हो सकता। अब लेखक 15-20 फीट बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता है। परंतु उस समय 11 वर्ष की अवस्था में लेखक केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फीट चढ़ा। ऊपर पहुंचने में लेखक की बाहें भर गई थीं, वे शून्य हो गई थीं। छाती फूल गई थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। धड़कनें तेज चल रही थीं, पर एक एक इंच सरक कर अपनी बाजुओं के बल लेखक ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान लगाना कठिन है। ऊपर आकर, बेहाल होकर, थोड़ी देर तक लेखक बेजान सा पड़ा रहा। शरीर को अच्छी तरह साफ करके धोती कुर्ता पहन लिया। किशनपुर का एक लड़का इस संपूर्ण घटना को दूर से देख रहा था। उस लड़के से लेखक ने बहुत आग्रह किया कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। ये सब करने के बाद वे लोग आगे बढ़े। सन 1915 में लेखक ने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ये सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। नम आंखों से माँ ने लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हुआ कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे। उस समय राइफल नहीं होती थी, डंडा होता था और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से कम आश्चर्यजनक और भयानक नहीं होता था। व्याख्या समाप्त। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।